तो आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि यूएनपीडी की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुए विकास कार्यों की तारीफ की गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के लिए ट्वीट करते हुए कहा, क्या कहा वो आपको हम दिखा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश समग्र और सर्वांगीण समावेशी विकास की दिशा में तेजी से अग्रसर हो रहा है। यूएनडीपी इंडिया की रिपोर्ट में प्रदेश के सोनभद्र, चंदौली और फतेहपुर जनपद के विकास की सराहना हुई है। इसकी पुष्टि करता है विकास पथ पर गतिशील उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनगरी अयोध्या के विकास कार्यों को तय समय में पूरा करने के आदेश दे दिए। अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट के क्रियान्वयन की रणनीति और विकास योजना का प्रस्तुतिकरण देखने के बाद सीएम योगी ने इसमें कुछ संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसे जल्द दोबारा प्रस्तुत करने को कहा। अपने सरकारी आवास पर प्रस्तुतिकरण देखने के बाद सीएम योगी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में अयोध्या की प्राचीन संस्कृति और विरासत, सभी आधुनिक सुविधाओं का समावेश करते हुए इसका सर्वांगीण विकास करना हमारी प्राथमिकता है। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार अयोध्या के विकास के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वार्ता के दौरान उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा सहित कई मंत्री जुड़े थे। तो वहीं उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ वही लोग तंबाकू, सिगरेट जैसे उत्पाद बेच पाएंगे जिनके पास नगर निगम का लाइसेंस होगा। राज्य में तंबाकू की बिक्री के नियमन के लिए तंबाकू विक्रेताओं के लिए निकोटीन सेलिंग लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने यह फैसला तंबाकू की बढ़ती समस्या और जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया है। माना जा रहा है कि ऐसा होने से इसके इस्तेमाल में कमी दर्ज की जाएगी। आपको बता दें कि भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जरिए करवाए गए ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 35.5% वयस्क जो कि 15 साल और उससे ऊपर हैं, वो किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन जरूर करते हैं। सरकार का मानना है कि कई बार बच्चे भी टॉफी चिप्स लेने के लिए ऐसी दुकानों पर रुक जाते हैं। ऐसे में बच्चों का ध्यान तंबाकू उत्पादों की तरफ आकर्षित होने की संभावना बनी रहती है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। अनूप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? किस तरीके का ये लाइसेंस होगा और ये लाइसेंस किस तरीके से मिल पाएगा? तमाम दर्शकों के साथ आप साझा करें। देखिए पूजा, अक्सर देखा जाता है कि स्कूल के बाहर दुकानें लगी होती पान की, या फिर जो फुटपाथ पर बैठते हैं वो सिगरेट के साथ साथ जो तंबाकू के साथ साथ जो चिप्स, पापड़ या फिर यूं समझिए कि टॉफी इस तरीके से बेचते हैं। ऐसे में जो स्कूली बच्चे होते वो टॉफी के लिए जाते जरूर उनके पास, लेकिन धीरे धीरे वो सूटी सुपारी, फिर धीरे धीरे गुटखे की तरफ बढ़ जाते हैं। ऐसे में सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला पूजा है, क्योंकि जिस तरीके से यूथ कहीं न कहीं नशे में या तंबाकू में लिप्त है, उसको बचाने के लिए सरकार का बड़ा फैसला है। ऐसे में कहीं न कहीं राजस्व भी बढ़ेगा और यूथ कहीं न कहीं तंबाकू या फिर इससे कहीं कहीं दूर जाएगा। अभी तक जिस तरीके से सरकार के आदेशों के द्वारा जिस तरीके से नगर निगम इन दुकानों को चिन्हित करेगा और लाइसेंस बनाएगा, वो चाहे पटरी दुकानदार हो या फिर जो तंबाकू पान बेचते हैं खोखे वो भी रखे हों, अब लाइसेंस उनके पास होगी और वही तंबाकू को बेच पाएंगे। उसमें एक निर्धारित किया गया है कि जो तंबाकू और पान बेचेंगे उनके पास सिगरेट और इसके साथ साथ जो चिप्स है या फिर टॉफी है या फिर तमाम और चीजें जो बच्चे खाते हैं स्कूली, उनको नहीं बेच पाएंगे। ये सब शर्तें देने के बाद भी लाइसेंस नगर निगम जारी करेगा। और साथ ही साथ प्रावधान पूजा रखा गया है, अगर इन परिस्थितियों में विपरीत और कोई भी दुकानदार पाया जाता है तो पहले 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ये कहा जाए अनूप की नॉर्मल सेलर्स को और टोबैको सेलर्स को अलग करने की, सेपरेट करने की एक मुहिम है कहीं ना कहीं। बिल्कुल पूजा सही कह रही है कि इसमें साथ ही साथ पूजा में बात करना चाहूंगा कि जिस तरीके से राज्य सरकार ने उस पर जुर्माने की भी धनराशि निर्धारित की है। पहली बार पकड़े जाने पर 2000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा और दूसरी बार वो इस तरीके से सभ्यता पाई जाती है तो 5000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। यानी सरकार की नीयत साफ है कि यानी यूथ को कहीं न कहीं बचाना है। और तंबाकू का जिस तरीके से लोग तंबाकू से कैंसर से पीड़ित हैं या फिर तमाम जो ग्रसित हैं, उनको कहीं न कहीं राज्य सरकार देखते हुए ये नियम लागू किया है पूजा।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में गांव की सरकार के गठन के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों में रिक्त पदों पर निर्वाचन के लिए शनिवार को मतदान हो गया। प्रदेश में 73 जिलों में बने मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होकर शाम को 6 बजे तक चला है। इस दौरान प्रदेश में 8,321 मतदान केंद्रों पर हुए मतदान में 64.74% वोट डाले गए। 14 जून को होने वाली मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद जिन ग्राम पंचायतों का गठन नहीं हो सका था, वहां प्रधानों की शपथ होगी और ग्राम पंचायतों की पहली बैठक भी होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि धर्म परिवर्तन करके शादी करने वाले बालिकों को सुरक्षा प्रदान करने में धर्मांतरण महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है। अगर धर्मांतरण जबरन कराने का आरोप नहीं है तो ऐसे कपल को सुरक्षा मुहैया कराना पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर दो बालिक अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं या फिर नहीं भी की है तो भी उन्हें साथ रहने का अधिकार है, भले ही उनके पास शादी का प्रमाण पत्र ना हो। तथ्यों के अनुसार 20 वर्षीय यानी कि याची ने धर्म परिवर्तन के बाद 40 वर्षीय एक व्यक्ति से 11 फरवरी 2021 को शादी की थी। उसने याचिका दाखिल करते हुए परिवार वालों पर परेशान करने और धमकाने का आरोप भी लगाया था, पर पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया गया। तो वहीं एटा में पंचायत चुनाव की मतगणना में हुई गलती पर मुख्य विकास अधिकारी अजय प्रकाश को निलंबित कर दिया गया। इस बारे में अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से एक पत्र जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में मतगणना टैबुलेशन की जांच करने पर वार्ड संख्या 10 का परिणाम परिवर्तित हो गया था। इसके लिए भाजपा के विधायक और जिलाध्यक्ष सहित तमाम लोगों ने धरना दिया था। इससे कानून व्यवस्था खराब हो सकती थी। इसी को देखते हुए सीडीओ को सस्पेंड कर दिया गया। इस पूरे मामले की जांच के लिए 2 महीने का समय दिया गया है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के बाद जिला पंचायत सदस्यों को प्रमाण पत्र वितरण किए जा रहे थे। आरोप लगाया गया था कि वार्ड संख्या 10 का प्रमाण पत्र हारे हुए प्रत्याशी को दे दिया गया। तो भाजपा विधायकों के प्रदर्शन के बाद जांच शुरू हो गई। पंचायत चुनाव में लापरवाही पर एटा सीडीओ सस्पेंड हो गया है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी में जुटी बहुजन समाज पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में भी नए गठजोड़ के साथ ताल ठोकने की घोषणा की। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन को एक नई राजनीति और सामाजिक पहल बताया है। सुप्रीमो मायावती ने पार्टी से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के साथ मीटिंग भी करी। इस दौरान मायावती ने कहा कि पार्टी के लोग कैडर पर भरोसा करें, ऐसे नेताओं पर नहीं जो स्वार्थी हैं। 3 कृषि कानूनों को लेकर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन के बाद, माफ कीजिएगा, बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन के बाद शिरोमणि अकाली दल और बसपा में 25 सालों के बाद गठबंधन हुआ है। ये दोनों दल 25 वर्ष के बाद एक साथ एक मंच पर आए हैं। दोनों दल मिलकर पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में सुखबीर बादल ने स्पष्ट कहा है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में कुल 117 सीटें हैं, जिनमें से 20 सीटों पर बसपा को हम देंगे, वो चुनाव लड़ेगी और 97 सीटों पर हम अपने भाग्य की आजमाइश करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिल के अंकुर ब्यूरो हेड हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरीके की तस्वीरें बीते दिनों सामने आई, तमाम जो दिग्गज नेता थे उन्होंने बसपा को अलविदा कह दिया या यूं कहें कि निष्कासित कर दिए गए। इस बीच एक बार फिर से मायावती मुखर हुई हैं। उन्होंने कहा कि कैडर पर भरोसा करिए, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जब कार्यकर्ता नेता नजर नहीं आएंगे, अस्तित्व नजर नहीं आएगा, तो कार्यकर्ता भरोसा किस कैडर पर करे? देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मायावती जो जिनकी चाल चली है, तो निश्चित रूप से ये संदेश देने की कोशिश की है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता समझ लें कि उनका पंजाब के जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है शिरोमणि अकाली दल, उससे उन्हें समझौता करें। हालांकि हम ये आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती हमेशा उन लोगों से समझौता करती है जो एक मजबूत विपक्षी दल होता है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, पिछली बार इन्होंने अखिलेश यादव से किया था, समाजवादी पार्टी से किया था, उसके पहले वह छत्तीसगढ़ में इन्होंने किया।
तो होता क्या है, इनका समझौता जब समझौता करती है तो दावा इस बात का करती है कि इनका समझौता आजीवन चलेगा और लंबे समय तक चलेगा। लेकिन जैसे ही परिणाम आते हैं, परिणाम अगर उनके माफिक नहीं आए तो वो समझौता चुनाव के कुछ ही समय बाद गठबंधन जो होता है तुरंत समाप्त हो जाता है। अब देखने की बात यह होगी कि श्रोमणी अकाली दल के साथ जो समझौता किया है और ये चुनाव के बाद कैसे परिणाम लाता है, क्योंकि इस समय जो अगर जमीनी हकीकत देखें तो जैसा कि अभी आपने बताया कि लखनऊ से लेकर यूपी से लेकर के पूरे अन्य राज्यों में भी ये जो हालात है बहुजन समाज पार्टी के फेवर में नहीं है, क्योंकि जनता को बहुजन समाज पार्टी से जो अपेक्षा थी वो कहीं ना कहीं वो पूरी नहीं हो पा रही, तो धीमे धीमे बिखरते चले गए। यही कारण कि हाल में कुछ बड़े बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने उनका साथ छोड़ा, बाद में मायावती ने इस बात की घोषणा की कि उन्होंने उनको निकाल दिया। तो अब जो श्रोमणी अकाली दल से जो समझौता किया है ये कितना कारगर होगा उत्तर प्रदेश की अगर हम दृष्टि में देखें यहाँ के नजरिए से, तो ये देखने में लगेगा कि एक आगे आने वाला भविष्य में उत्तर प्रदेश में भी छोटे छोटे दलों या अन्य किसी दलों से समझौता कर सकती है। और अगर ये संकेत मिलते हैं तो जो कार्यकर्ता है इनका छिटक रहा है और भटक रहा है तो एक बार फिर उसे बहुजन समाज पार्टी के प्रति आने का मौका लेकिन मिलेगा। जरूरत सबसे बड़ी इस समय ये है मेरे ख्याल में अनिल जी की ग्राउंड पर बसपा को आना पड़ेगा। जब तक ग्राउंड पर नहीं उतरेगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। वर्चुअली आप कितना कर लोगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस अभी से प्रत्याशियों के चयन पर फोकस करने में जुट गई है। आपको बता दें पिछले एक महीने के अंदर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने पूर्वांचल के 15 जिला अध्यक्षों से फोन पर बातचीत करी है और सभी से जमीनी स्तर पर पार्टी के लिए अच्छा काम करने वाले नेताओं की लिस्ट भी मांगी है। इसके अलावा 4 संभावित प्रत्याशियों के नाम मांगे गए हैं जो जिताऊ हो। साथ ही कैंडिडेट्स में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए इस बारे में भी विस्तार से प्रियंका गांधी ने जिला अध्यक्षों को बताया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? प्रियंका गांधी ने क्या कुछ बातचीत करी है और जिताऊ कैंडिडेट पर कहीं ना कहीं नजर है कांग्रेस की? बिल्कुल, देखिए पूजा, उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों का बिगुल फूंक चुका है और लगातार कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास काडर के जो नेता है उनकी कमी है। अब कांग्रेस लगातार अपने जिलाध्यक्षों से इस बात की डिमांड कर रही है कि 4 संभावित प्रत्याशियों के नाम दीजिए ताकि जिताऊ कैंडिडेट की तलाश की जा सके। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले जब अन्य दलों में चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, जब उनमें भगदड़ बचेगी, टिकट न मिलने से नाराज लोगों को पर भी कांग्रेस की नजर रहेगी। लेकिन जिस तरीके से 7 सीटें उत्तर प्रदेश में है, 1 सांसद है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है उत्तर प्रदेश में। हालांकि ये दीगर बात है कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस की शुरुआत हुई थी, गांधी नेहरू खानदान का ये गढ़ रहा था, चाहे रायबरेली की बात करें, अमेठी की बात करें। लेकिन अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं, लेकिन यह भी सच है कि प्रियंका गांधी के रोड शो में भीड़ आती है, वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाती। तो तमाम उन चीजों पर काम करना होगा ताकि कांग्रेस को, भले ही सत्ता में कांग्रेस ना आए, लेकिन किंग मेकर की भूमिका उत्तर प्रदेश में कांग्रेस निभाने की हैसियत में हो, इस पर काम करना होगा पूजा। बिल्कुल, किंग मेकर की भूमिका अगर निभाना चाहती है कांग्रेस तो उसको बहुत मेहनत अभी ग्रास रूट लेवल पर करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। यूपी विधानसभा चुनाव की नजदीकी को देखते हुए पक्ष और विपक्ष में टकरार बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार की उपेक्षा के चलते यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो गई हैं। प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर कोई नियंत्रण नहीं है। दवाओं, इंजेक्शन की कालाबाजारी बेरोक टोक जारी है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा दो तरफा बातें और चालें चलती है। एक तरफ सरकार कहती है कि कोरोना का इलाज फ्री में है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी बैंक कोरोना इलाज के लिए 8.5% की ब्याज दर से लोन दे रहे हैं। अखिलेश ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मिर्जापुर के तिलोव गांव में एक गंभीर मरीज को चारपाई पर लादकर परिजन 8 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाने लेकर गए। भाजपा राज में गंभीर मरीजों को एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हो रही है। तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है, निशाना साधा है। इस दौरान भाजपा दो तरफा बातें करती है और चालें चलती है, ये कहा है अखिलेश यादव ने।
तो इस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। आज गोरखपुर में सीएम विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, अस्पतालों का भी कर सकते हैं निरीक्षण, कोरोना संक्रमण की स्थिति का लेंगे जायजा। बेहद बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। सीएम योगी गृह जनपद का रुख कर सकते हैं, कोरोना संक्रमण की स्थिति का जायजा लेंगे। सीएम योगी गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। आज सीएम योगी का गोरखपुर दौरा है, गोरखपुर में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, अधिकारियों से बातचीत करते नजर आएंगे। इस दौरान अस्पतालों का भी रुख कर सकते हैं, कोरोना संक्रमण की स्थिति का विशेष जायजा लेंगे। कहा जा रहा है कि तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास सीएम के दौरे को लेकर? बिल्कुल पूजा, देखिए योगी आदित्यनाथ जब से दिल्ली में अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा से मिलकर लौटे हैं, तब से गजब के उत्साह में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम बनाया है कि पूरे प्रदेश में घूमकर विकास कार्यों और कोविड के प्रबंधन का जायजा लेंगे। इसकी शुरुआत 2 दिवसीय दौरे से उन्होंने अपने गृह जनपद यानी गोरखपुर से शुरू की है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में विकास कार्यों की और इसके अलावा कोविड के प्रबंधन की पूरी तरीके से समीक्षा बैठक करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले 15 दिन से राजनीतिक घटनाक्रम और सियासी गलियारों में तमाम तरीके की चर्चाएं थी। हालांकि मंत्रिमंडल का जो विस्तार है पूजा, मैं आपको बता दूं, उसमें अभी भी संभावनाएं हैं, 1-2 दिन में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। संभव है कि 2 दिन बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ वापस लौटेंगे तब इसकी रूपरेखा तैयार की जाए। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों का दौरा करने का मन बनाया है और इसकी शुरुआत उन्होंने गोरखपुर से की है। पूजा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।